सबसे पहली चीज जो ये आनी है यहाँ पर वो ये है कि स्पेस क्या है, अंतरिक्ष क्या है। तो यहाँ पर जब हम धरती से ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ, और जाते जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, तो हम जाते हैं धरती के ऊपर 100 किलोमीटर। जब हम 100 किलोमीटर तक पहुंचते हैं तो 100 किलोमीटर से ऊपर का हिस्सा और 100 किलोमीटर से नीचे का हिस्सा, तो जो 100 किलोमीटर से ऊपर का हिस्सा होता है वो हिस्सा कहलाता है स्पेस, अंतरिक्ष। 100 किलोमीटर क्या है, एक बाउंड्री है, और इसको 100 किलोमीटर वाले हिस्से को हम बोलते हैं कर्मन लाइन, KERMAN, कर्मन लाइन। तो क्या है हमारे पास, हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमारे पास जो हम पढ़ते हैं स्पेस, स्पेस का मतलब क्या है। स्पेस का मतलब है धरती से ऊपर 100 किलोमीटर से ऊपर का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं स्पेस, और 100 किलोमीटर को हम कर्मन लाइन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब आपको जब भी स्पेस की बात होगी, जब भी स्पेस की बात होगी तो क्या होगा उस जगह पर, उस जगह पर क्या होगी, क्यूरियोसिटी होगी कि वहां क्या है ना, उस जगह पर क्या है। तो क्या है मतलब अंतरिक्ष में क्या है, ये हमारे पास ज्योग्राफी का पहला चैप्टर था जिसको हमने पढ़ा भी था कि अंतरिक्ष में कई चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं अंतरिक्ष में। जब आप अंतरिक्ष की बात करते हो तो दो तरीके से आप इसे समझ सकते हो, दो तरीके से आप इसे समझ सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझना है, हम किसी चीज को कैसे देखते हैं। जब कोई चीज, जब लाइट उससे टकराती है और वापस हमारी आंखों में आती है तभी हम उस चीज को देख पाते हैं। इसका मतलब है किसी चीज को देखने के लिए लाइट होना आवश्यक है, और उस चीज की ऐसी कंडीशन हो कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके हमारी आंखों की तरफ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, तो जो हमें दिखाई नहीं देती है उसे हम कह देते हैं डार्क, उसे हम कह देते हैं डार्क। और जो चीज हमें दिखाई देती है उसे हम कह देते हैं विजिबल, विजिबल। हमें दिखाई नहीं देने वाली चीज और हमें दिखाई देने वाली चीज। तो जब भी हम अंतरिक्ष की बात करेंगे तो दोनों चीजें होंगी, वो चीज जो हमें दिखाई नहीं देती है वो डार्क, और वो चीज जो हमें दिखाई देती है वो विजिबल। तो आप जब देखोगे तो पता चलेगा आपको कि लगभग लगभग हम जितनी चीजों को देख पाते हैं वो, मतलब अगर विजिबल की बात करो तो विजिबल सिर्फ पूरे स्पेस का 10% तक है ना, अप टू 10% तक हो सकता है। बाकी की 90% चीजें जो हैं वो इनविजिबल होती है, हम उसे देख नहीं सकते हैं, वो डार्क है। वो डार्क आप कुछ भी कह सकते हो, डार्क मैटर कह सकते हैं हम, डार्क एनर्जी कह सकते हैं हम, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो डार्क मैटर है या डार्क एनर्जी है। तो स्पेस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम देख नहीं सकते, तो हम उसके लिए डार्क और विजिबल, यहाँ पर जिसको देख नहीं सकते डार्क और जिसको देख सकते हैं वो हमसे उसके लिए विजिबल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये भी हो गया हमारा क्लियर। अब जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं उसके बारे में हम आज रिसर्च कर रहे हैं, हम आज उन चीजों के बारे में, देखो हमारे पास रिसर्च या हमारे पास जब अध्ययन की बात करते हैं, जब हम अध्ययन की बात करेंगे तो हमने सबसे पहले देखो अध्ययन हमारे पास, आप देखोगे कि जब से इंसान आया है उसने जब से अंतरिक्ष की तरफ या आसमान की तरफ उसने देखा होगा तो उसे कई सारी चीजें नजर आई हैं वहां पर, है ना। जैसे स्टार्स, हम स्टार्स को देख पाते हैं, तारों को हम देख पाते हैं। जैसे प्लैनेट, ग्रह हमने देखा, ग्रह है हमारे पास। जैसे सैटेलाइट से उपग्रह, उपग्रह हमारे पास उपग्रह हो जाता है। इसके अलावा भी स्पेस में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे लिए क्या है, विजिबल है। ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, विजिबल है, हम इनको देख पाते हैं। स्टार्स को हम देख पाते हैं, लेकिन क्या है कि जो हमारी स्टडी है, जो हमारा अध्ययन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहले हम इनको वैज्ञानिक तरीके से नहीं देखते थे, अब हम इनको वैज्ञानिक तरीके से। पहले स्टार्स हमारे लिए क्या होते थे, सन क्या था हमारे लिए, अलग तरीके से होता था। सन को हम कहते थे सन भगवान है, आज भी हम कहते हैं सन भगवान है, लेकिन आज हमने सन को साइंटिफिक तरीके से भी देखा है, हमने पढ़ा भी है कि सन की क्या कंडीशन है। तो सन भी क्या है, एक स्टार है, तो हमने स्टार की स्टडी करी, हमने प्लैनेट की स्टडी करी, हमने सैटेलाइट की स्टडी करी अंतरिक्ष में, और एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है, विजिबल। तो स्पेस में पाई जाने वाली विजिबल चीजें भी बहुत सारी है जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, या तो ऐसी आंखों से देख सकते हैं या फिर हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं। टेलीस्कोप से हम देखते हैं छोटी चीजों को, हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो इस तरह से हमने उन्हें देखा। तो हमारी स्टडी का पहला पार्ट क्या है, विजिबल चीजों को देखना, तो हम विजिबल चीजों को देखते हैं। और हमारी स्टडी का दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है हमारे पास, सेकेंड पार्ट है इनविजिबल चीजों को देखना।
इनविजिबल चीजों को देखना। इनविजिबल चीज, अब इनविजिबल चीजों को क्या करते हैं हम, जब हम देख ही नहीं सकते हैं तो हमारे पास क्या है, सेकेंड पार्ट हमारे क्या है, स्टडी का सेकेंड पार्ट, अध्ययन का हमारा दूसरा हिस्सा है इनविजिबल चीजों को देखना। नहीं, इनविजिबल चीजों को तो हम देख नहीं सकते हैं, इनविजिबल चीजों को समझना। हम इनविजिबल चीजों को, तो जब भी स्पेस की स्टडी करेंगे तो हम विजिबल चीजों को भी देखेंगे और इनविजिबल चीजों को भी देखेंगे, है ना। तो हम इनविजिबल चीजों को देख नहीं सकते हैं, हम इनविजिबल चीजों को समझना, मतलब हम फील करते हैं, हम फील करते हैं, उन्हें भी समझना। जैसे फील करने वाली चीजों में, जैसे आप कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हम देख नहीं सकते हैं इसे, लेकिन हम फील कर सकते हैं इसे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होती है और वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है, चलती है, हम उसकी स्टडी करते हैं। तो हमने देखा नहीं, लेकिन हमने इसकी स्टडी करी। इस तरह से कई सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा डार्क होल, डार्क होल, है ना। तो हम इन चीजों की स्टडी करते हैं। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं स्पेस में, और मैक्सिमम चीजें ऐसी हैं स्पेस में जिनको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनको फील कर सकते हैं और हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। ऐसी चीजों की हम स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह से स्पेस हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब एक चीज और यहां पर समझना है कि जब भी हम स्पेस की बात करेंगे, जब भी हम स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस क्या है आपका, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि स्पेस कितना बड़ा है। इनफाइनाइट है, स्पेस के लिए आप इनफाइनाइट वर्ड यूज करोगे, जहां पर बहुत सारी चीजें पाई जाती है। उस इनफाइनाइट स्पेस में, उस इनफाइनाइट स्पेस में हमारी एक गैलेक्सी है, हमारी एक गैलेक्सी है, ठीक है। वो जो इनफाइनाइट स्पेस है जिसमें हमारी एक गैलेक्सी है, गैलेक्सी का मतलब क्या हो जाता है, तारामंडल। इसका मतलब हो जाता है तारामंडल, हमारी एक गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी के अंदर, हमारी जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी के अंदर 100 अरब तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। और ऐसी जैसी हमारी एक गैलेक्सी है, उसी तरह से जिस इनफाइनाइट स्पेस की बात कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट स्पेस में 100 अरब, 100 अरब गैलेक्सी है, ऐसा माना जाता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, 100 अरब गैलेक्सी है। तो हमारा जो स्पेस है, जो इनफाइनाइट स्पेस है, उसमें 100 अरब, 100 अरब का मतलब जान लो कि आप कितने जीरो हो सकते हैं, है ना। इतनी गैलेक्सीज हो सकती है। 100 अरब का मतलब कितना हो गया, 10 जीरो। 100 पे 1 2, 100 पे 10 जीरो, यहां पे 10 जीरो लगा दो। इतनी गैलेक्सी है, तो कितना बड़ा है। उस 100 अरब गैलेक्सी में, उसके अंदर हमारी एक गैलेक्सी है। उस एक गैलेक्सी के अंदर 100 अरब तारे हैं, हमारी गैलेक्सी के अंदर 100 अरब तारे हैं। और उस 100 अरब तारों में हमारा एक तारा है, एक तारा हमारा है सन, एक स्टार हमारा है सन। और सन के चारों तरफ, ये सन जो होता है वो, उसके अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा मास होता है ना। इसके अंदर सन जो है, ये इसके अंदर बहुत ज्यादा मास होता है। तो जब मास होता है तो बहुत सारे जो चीजें होती है उसके चारों तरफ घूमती है ना, उसके चारों तरफ घूमती है। तो तारों के चारों तरफ घूमने वाली जो चीजें होती हैं, जो तारों के चारों तरफ घूमे, उसे हम कह देते हैं प्लैनेट। इसे हमने कह दिया प्लैनेट, या क्या कहते हैं हिंदी में इसे, ग्रह। और यहां पर आ गया सन, ठीक है। तो इस तरह से क्या है हमारा स्पेस, जब हम स्पेस की बात करते हैं तो बहुत बड़ा है। तारे हैं चारों तरफ, हमें तारे दिखते हैं, कितने तारे हैं पता नहीं, हम अंदाजा लगाते हैं इतने तारे हो सकते हैं हमारे पास। तो इतनी गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी में हमारी एक गैलेक्सी, क्या नाम है हमारी गैलेक्सी का, आकाशगंगा, मिल्की वे, है ना। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। तो इसमें हमारी एक गैलेक्सी हो गई मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी में भी 100 अरब तारे हैं, और उस 100 अरब तारों में हमारा अपना एक स्टार है। और हमारा अपना स्टार जो है सन, पता ही हम उसे सन कहते हैं। और सन के चारों तरफ घूमने वाली चीजें जो होती है वो क्या कहलाती है, प्लैनेट। तो एक प्लैनेट होगी। और सन के चारों तरफ घूमने वाली एक चीज हो गई, उसे हमने कहा प्लैनेट। और सन के चारों तरफ घूमने वाली जो बहुत सारी चीजें हो गई, प्लैनेट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जो सन के चारों तरफ घूमती है, उनको हम कह देते हैं सोलर सिस्टम, पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। हमारा क्या हो गया, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब हो जाएगा, क्या कहेंगे हम, सन, प्लैनेट्स, और इसके अलावा और भी चीजें जो उस सिस्टम में पाई जाती हैं, जो कुछ भी चीजें हो सकती है। ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, कई सारी चीजें हो सकती है। तो जब भी हम सोलर सिस्टम की बात करेंगे,
सौर मंडल की बात करेंगे तो सौर मंडल का मतलब हो गया सूर्य और उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाली सारी चीजें, प्लैनेट, सैटेलाइट और बहुत सारे और भी उसमें पार्ट पाए जाते हैं। तो इन सबको मिलाकर हम क्या कह देते हैं? सोलर सिस्टम। ठीक है, ओके। अच्छा, तो मतलब हमें यह समझना है कि अच्छा, एक चीज और यहां पर देखना है कि जैसे हमने बात किया यहां पर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का मतलब क्या हो गया? सन और उसके इन्फ्लुएंस में, उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाली चीजें, उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाली चीजें, इसे हम कह देते हैं सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में पता ही है हमारे पास कई सारे प्लेनेट हैं और वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं। अच्छा, जब भी हम सोलर सिस्टम से बाहर निकल गए, है ना, सामान्यतः अभी हम नहीं निकल पाए हैं, ऐसे एक दो मिशन ऐसे हैं जो नासा ने लॉन्च किए हैं जिसमें हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने सोलर सिस्टम से बाहर उसे भेजा है। अभी तक नासा ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कुछ ऐसे मिशन लॉन्च किए हैं। क्या नाम है मिशन का? बात मारूंगा, वॉयेजर मिशन, है ना, ऐसा मिशन है वॉयेजर मिशन, और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। तो वॉयेजर मिशन एक ऐसा मिशन है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चला गया, है ना। तो इस तरह से ध्यान देना है कि सोलर सिस्टम मतलब सन के प्रभाव क्षेत्र के बाहर का हिस्सा, बाहर के हिस्से को हम आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए, नहीं हम देख पाए हैं पूरी तरह से। तो उसके बाहर का जो हिस्सा हो जाएगा, जैसे ही हम उससे बाहर निकलेंगे तो उस हिस्से को हम कहेंगे इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर का मतलब हो जाता है इंटरस्टेलर, मतलब कि सौर मंडल से बाहर का हिस्सा। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, आप समझो इन चीजों को। जब भी हम स्पेस की तरफ देखेंगे तो हम स्पेस की तरफ देखें तो हम बहुत सारी चीजें तो देख नहीं सकते हैं। मेनली हम देखते क्या है स्पेस में? जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? स्टार्स, और तो कुछ हमें दिखता नहीं है। कोई प्लेनेट हमें कभी दिखता नहीं। हम क्या देख पाते हैं? स्टार। और स्टार को क्यों हम देख पाते हैं? क्योंकि स्टार के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, लाइट बहुत ज्यादा निकलती है, तो चमकीली है बहुत ज्यादा, तो हम चमकीली चीजों को देख पाते हैं। और बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो स्टार बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए हम उन्हीं चीजों को देख पाते हैं, बाकी चीजों को हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन है तो वहां पर बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा आ गया सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम के बाहर की चीज। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर देखो कि जब हम आसमान की तरफ देखेंगे तो आसमान की तरफ देखेंगे तो हमें तारे नजर आते हैं, बाकी चीजें नजर नहीं आती, लेकिन है तो बहुत सारी चीजें वहां पर। तो हम उनकी क्या करते हैं? हम उनकी स्टडी करते हैं। तो हम उनकी स्टडी करते हैं, तो स्पेस की स्टडी, जब आप स्पेस की स्टडी करोगे, जब भी आप स्पेस की स्टडी करोगे तो दो तरीके से करोगे। एक तो फ्रॉम अर्थ, एक तो अर्थ से करोगे, है ना। अब अर्थ से आप खुली आंख से तो कर नहीं सकते हो, तो वहीं पर आपको टेलीस्कोप की जरूरत हो जाती है। तो अर्थ पर से करोगे, टेलीस्कोप की हेल्प से हम करेंगे स्टडी। और दूसरा फ्रॉम स्पेस, हमें स्पेस में जाकर स्टडी करते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से स्टडी हो सकती है। फ्रॉम अर्थ, अर्थ पर से स्टडी करो, और फ्रॉम स्पेस, स्पेस से जाकर स्टडी करो। ठीक है, क्लियर है। तो अर्थ से स्टडी करते हैं तो हम टेलीस्कोप बना लेते हैं, है ना। और जब भी हमें अर्थ से बाहर निकलना होता है, कई सारी चीजों को यहां पर समझो कि जब भी हमें स्पेस से बाहर, सॉरी, जब भी हमें यहां से ऊपर जाना होता है, वहां जाना होता है, ठीक है, तो क्या होता है? आपको पता है कि जो ये पृथ्वी है इसके अंदर भी एक ग्रेविटेशन है। ये ग्रेविटेशन है, फोर्स है, जो किसी चीज को क्या करती है? अपनी ओर खींचती है, किसी चीज को अपनी ओर खींचती है। और इसकी डिस्कवरी सबसे पहले न्यूटन ने करी थी। आपको पता ही है कि न्यूटन के ऊपर सेब गिरा तो उन्होंने कहा था भाई ये तो जादू हो गया। तो सबसे पहले उन्होंने इसकी स्टडी करी। तो जब भी कोई चीज अर्थ अपने मास की वजह से एक फोर्स जनरेट होती है, किसी भी चीज के अंदर एक मास होता है, उस मास की वजह से एक फोर्स जनरेट होती है जो किसी चीज को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, तो स्पेस अपनी ओर खींचती है। तो जब हम इससे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो वो चीज हमें अपनी ओर खींचेगी। हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज हमें अपनी ओर खींच रही है। तो क्या होता है कि हमें इस फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को हमें तोड़कर ऊपर जाना होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़कर हमें ऊपर जाना होता है, ये ध्यान रखना है। और ये स्पीड होती है 9.8, क्या है? किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होती है 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम ये फोर्स लगाएंगे, अगर हम इस फोर्स को लगाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? इसे तोड़ सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ के हम जा सकते हैं। और इस स्पीड को हम क्या कहते हैं? पलायन वेग। इसे हम कहते हैं पलायन वेग।
क्या कहता है इसे इंग्लिश में? अबे स्केप वेलोसिटी, इसे हम कहते हैं स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, स्केप वेलोसिटी मतलब वह वेग जिससे हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ करके बाहर जा सकते हैं, उसे कहते हैं हम 11 तक होती है, ठीक है। लेकिन ये मिनिमम हमें चाहिए होती है 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हो जाती है हमारी पलायन वेग। ध्यान रखना है यहां पर वर्ड हिंदी में यूज हुआ है वेग, और इंग्लिश में वर्ड हुआ है वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाता है? वेलोसिटी का मतलब हो जाता है स्पीड प्लस डायरेक्शन, दिशा। जैसे आप कह रहे हो धरती पे चलते हैं तो हम कहते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हम चल रहे हैं, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चल रहे हैं, तो ये क्या होती है? हमारी स्पीड होती है, ये हमारी स्पीड होती है। लेकिन जब हम स्पेस में होते हैं तो वहां हमें डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, तो वहां पर हम दिशा यूज करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड या आवर नॉर्थ। तो जब भी हम किसी चीज को स्पीड और एक दिशा दे दें तो हम उसे कहते हैं वेग या वेलोसिटी। उसे हम क्या कहते हैं? गति। ये गति होती है, स्पीड होती है। 10 किलोमीटर प्रति आवर गति है, स्पीड है, और 10 किलोमीटर प्रति आवर नॉर्थ वेलोसिटी है, वेग। ठीक है, ओके। तो आपको क्लियर हो गया होगा यहां पर वेग और गति में क्या अंतर है। क्या हमने डिस्कस किया? वेग और गति। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या अंतर है? विदाउट डायरेक्शन गति, विद डायरेक्शन वेग वेलोसिटी। ठीक है, ओके। अच्छा, तो हमें इतना समझना है कि जब हम स्पेस में जाकर स्टडी करते हैं, जब हमें स्पेस में जाकर स्टडी करना है तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ना पड़ेगा और हमें एक प्रॉपर स्पीड चाहिए होगी, जिस स्पीड को हम कहते हैं पलायन वेग या स्केप वेलोसिटी। फिर हम क्या करते हैं? ऊपर निकल जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब जब भी आप स्पेस में जाओगे, तो दो चीजें हो सकती है, या तो ह्यूमन जाए, इंसान जाए, या कोई मशीन जाए। ठीक है, या तो ह्यूमन जाए या कोई मशीन जाए। लेकिन स्पेस में वास्तव में जब हम देखते हैं, हमने जब स्टडी किया तो हमें पता चला कि स्पेस में बहुत सारी चीजें नहीं है, हमारे जीने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वहां पर नहीं है, तो हमें ह्यूमन को भेजना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं? मशीन को भेजते हैं स्पेस में। मशीन कुछ भी हो सकती है। तो कई देश ऐसे हैं दुनिया के जिन्होंने मशीन को स्पेस में भेजा हुआ है, लेकिन ह्यूमन को भेजने वाले देश सिर्फ दुनिया में 3 ही हैं। यूएसए, रसिया और चाइना। ये 3 ही देश ऐसे हैं जिन्होंने ह्यूमन को स्पेस में भेजा है। यूएसए, रसिया और चाइना। भारत भी ऐसा करने जा रहा है। इंडिया का अपना एक मिशन है, जिस मिशन से हम स्पेस में इंसानों को भेजेंगे। उसका नाम है गगनयान प्रोजेक्ट। उसका नाम है गगनयान। कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, आगे हम करेंगे इस चैप्टर में हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम स्पेस की बात करें तो मशीन तो कई देशों ने भेजा है, भारत ने भी भेजा, लेकिन ह्यूमन को भेजने वाले सिर्फ 3 ही देश हैं। सबसे पहला यूएसए, रसिया, चाइना। हम इसके बारे में अलग से स्टडी करेंगे, हमें करना है इन सब चीजों को। अभी मैं सिर्फ आपको एक डेटा दे रहा हूं यहां पर कि क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है। सॉरी, थोड़ा उल्टा हो गया। सबसे पहले रसिया ने भेजा था, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकेंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन। ठीक है, अच्छा। अब जब भी आपको किसी चीज को स्पेस में भेजना है तो आपको कितनी स्पीड चाहिए? कम से कम 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें ये स्पीड चाहिए एक। जब हमें ये स्पीड चाहिए तो सामान्यतः तो हम फेंक सकते नहीं है किसी चीज को, तो हमें एक आप कह सकते हो
हमें एक चाहिए होता है व्हीकल, हमें एक चाहिए होती है व्हीकल को सीधा समझ सकते हो, गाड़ी चाहिए होती है हमें एक, लेकिन ये गाड़ी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ये गाड़ी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसको क्या चाहिए, वो स्पीड चाहिए। तो वो जो गाड़ी होती है वो होती है क्या, हमारी रॉकेट। ये होती है हमारी रॉकेट। रॉकेट, तो हम क्या करते हैं, रॉकेट क्या है, रॉकेट एक ऑब्जेक्ट है, रॉकेट एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है ना, रॉकेट एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो ये रॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट, तो रॉकेट में क्या करो आप कि अगर आप रॉकेट पे, ये रॉकेट है हमारे पास, इस रॉकेट पे अगर आप क्या करो, एक्सप्लोसिव डाल दो, इस रॉकेट पे अगर आप बॉम्ब डाल दो, अगर आप इस रॉकेट पे अगर आप बॉम्ब डाल दो तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है मिसाइल। रॉकेट बहुत खतरनाक काम करता है, किसी चीज को बहुत ज्यादा स्पीड से भेजना है तो हमें क्या चाहिए, रॉकेट चाहिए। तो रॉकेट पे अगर आप बॉम्ब डाल दो तो ये बन गया मिसाइल। और रॉकेट के ऊपर अगर आप कोई ऐसा टूल डाल दो, कोई ऐसा टूल डाल दो जिसको हमें ले जाके कहां रखना है, अंतरिक्ष में कहीं रखना है, जिसको हमें ले जाके कहीं अंतरिक्ष में रखना है। रॉकेट के ऊपर अगर आप कुछ ऐसा डाल दो जिसको हमें कहां ले जाके रखना है, अंतरिक्ष में ले जाकर रखना है, तो यही रॉकेट क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा अंतरिक्ष यान। ठीक है, तो सारा का सारा कमाल क्या है, हम इसे पढ़ेंगे आगे, हम आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो सारा का सारा कमाल क्या है हमारे पास, सारा का सारा कमाल हमारे पास रॉकेट का है। तो रॉकेट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो अब ये आपने देख लिया। नेक्स्ट, अब देखो, तो आपने एक रॉकेट बनाया और रॉकेट के ऊपर, अभी हमें मिसाइल नहीं पढ़ना है इसलिए हम मिसाइल नहीं पढ़ेंगे, तो रॉकेट के ऊपर हमने क्या डाल दिया, कुछ टूल डाल दिया जिसको लेकर हमें कहां जाना है, स्पेस में जाना है। ठीक है, तो हमने रॉकेट के ऊपर एक टूल डाल दिया, और जब भी किसी चीज को ना बहुत तेज स्पीड से भेजना होता है तो उसका ये स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना। तेज गति से चलने वाली जो चीज होती है, जैसे बुलेट ट्रेन, तो आप देखोगे उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, तेज गति से चलने वाली, क्योंकि वो हवा को काटना बहुत जरूरी होता है इसके लिए। तो क्यों होता है इसे हम पढ़ लेंगे आगे भी। तो ये हमारा क्या आ गया, हमने इसके ऊपर टूल, तो हमारा क्या आ गया, रॉकेट विद टूल, रॉकेट विद टूल, जिसको हम स्टडी पर्पस से भेज रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसे हम कहते हैं लॉन्च व्हीकल, इसे हम कहते हैं लॉन्च व्हीकल, या लॉन्च व्हीकल को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रक्षेपण यान, इसे हम कहते हैं प्रक्षेपण यान। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रक्षेपण यान। वो रॉकेट जिस पर कुछ रखकर हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, अंतरिक्ष में, वह कहलाता है प्रक्षेपण यान। ठीक है, लॉन्च व्हीकल। और इसको ऊपर भेजने के लिए ऐसा नहीं है कि आप हर जगह कहीं से भी आप भेज दो, कहीं से भी हम इसे नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट का चीज काम करती है। इसको क्या हमें देना होता है, हमें स्पीड 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड। वह क्या होता है कि इतनी ज्यादा स्पीड देने के लिए हमें इसमें अलग तरह के फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, इतनी ज्यादा स्पीड देने के लिए मेन चीज क्या है हमारे पास, फ्यूल। हमने इसे फ्यूल दे दिया। अब रॉकेट कैसे काम करता है, तो आप इसे समझो कि यहां पर मान लो ये फ्यूल है, इस फ्यूल को हमने जलाया, तो जलाया तो क्या होती है, नीचे से निकलती है आग और धुआं, पता ही है आपको, यहां से आपने कभी रॉकेट देखा होगा, आग और धुआं यहां से निकलती है। तो यहां पर जब वो निकलती है तो ये रॉकेट ऊपर कैसे जाता है, तो यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है, ध्यान रखना है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन के गति का तीसरा नियम यहां पर काम करता है। और वो नियम ये होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब फ्यूल से
धक्का देता है और फ्यूल उसे आगे की ओर धक्का देता है। तो यहां पर क्या होता है, न्यूटन के का थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। कभी भी आपसे पूछा जाता है कि रॉकेट किस नियम पे काम करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के आधार पर। फ्यूल जितनी स्पीड से पीछे की तरफ निकलेगा, रॉकेट उतनी ही स्पीड से आगे की तरफ चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, हमने इसे यहां पर ये फ्यूल दिया और ये स्पीड हमने इसे दे दिया। अब इतना ज्यादा वहां से वहां जहां पर भी हम इसे कहीं से हम इसे नहीं लॉन्च कर सकते हैं, है ना, इस तरह की चीजों को। तो इस तरह की चीजों को लॉन्च करने के लिए जहां से हम इस प्रक्षेपण यान को लॉन्च करते हैं, उसे हम कहते हैं लॉन्च पैड। उसे हम कहते हैं लॉन्च पैड, इसे कहते हैं प्रक्षेपण स्थल। प्रक्षेपण स्थल, लॉन्च पैड, प्रक्षेपण स्थल। ठीक है, हम इसे कहीं से भी नहीं कर सकते हैं, स्पेसिफिक जगह होती है जहां से हम इसे करते हैं। तो लॉन्च पैड, प्रक्षेपण स्थल, हम देखेंगे कि हमारे भारत का प्रक्षेपण स्थल कौन सा है, इसे हम आगे देखेंगे। तो कुछ ही देश ऐसे हैं, ध्यान रखना है कि इस विश्व में कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास अपना लॉन्च व्हीकल है और अपना लॉन्च पैड है। लॉन्च व्हीकल और लॉन्च पैड, कुछ ही देश ऐसे हैं। जैसे कौन कौन सा देश हो सकता है, यूएसए, रसिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान और इंडिया। बस इतने देशों के पास अपना लॉन्च व्हीकल और लॉन्च पैड है। ओके, यूएसए, रसिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान और इंडिया। और किसी भी देश के पास लॉन्च व्हीकल और लॉन्च पैड नहीं है। देखो एक चीज और यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन समझो यहां पर कि हमें क्या करना है, हमें स्पेस की स्टडी करनी है। हमें स्पेस की स्टडी करनी है, तो या तो हम यहां से करेंगे या फिर हम स्पेस में जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और समझो, ग्रह आपको पता ही होगा और उपग्रह, प्लैनेट और सैटेलाइट, दोनों में अंतर हमें पता ही है। प्लैनेट वो होते हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट कहते हैं उसे। और सैटेलाइट वो होते हैं जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। तो ये प्लैनेट और सैटेलाइट में ये डिफरेंस होता है। सन के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, लेकिन ध्यान रखना है, हमने ये टॉपिक भी डिस्कस किया है कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली सारी वस्तुएं ग्रह नहीं होती है। ये हमने पहले ही चैप्टर में इसको स्टडी किया हुआ है। लेकिन एक कंडीशन है कि सन के चारों तरफ घूमने वाली वस्तु ग्रह होगी, जरूरी नहीं है, उसकी भी कुछ और कंडीशंस हैं। दूसरी चीज है प्लैनेट। प्लैनेट जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाए उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हमारे पास सैटेलाइट जो होती है वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है, या वो कृत्रिम होती है, आर्टिफिशियल हो सकती है, मानव के द्वारा बनाई गई। ठीक है, सैटेलाइट का मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमे। अगर वो प्राकृतिक रूप से घूम रही है जैसे चंद्रमा, तो वो नेचुरल सैटेलाइट, और अगर उसे ह्यूमन ने बनाया है तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इस तरह से हम इन दोनों चीजों की स्टडी, नेचुरल की तो हमने पहले स्टडी कर ली है, लेकिन हम यहां पर बात क्या करेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करेंगे, कृत्रिम उपग्रह की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे आगे, तो हम क्या बात करेंगे, हम यहां पर उपग्रह की बात करेंगे, ध्यान रखना है। और वो भी उपग्रह कौन सा होगा, हमारा कृत्रिम उपग्रह होगा, कृत्रिम उपग्रह की बात करेंगे। ठीक है, ओके, अच्छा, इसके अलावा उस उपग्रह को, उस सैटेलाइट को धरती से ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए, लॉन्च व्हीकल चाहिए। ठीक है, उसके बिना ये जाएगा नहीं। क्या है हमारे पास, प्रक्षेपण यान है, हमारे पास प्रक्षेपण यान चाहिए, उसके बिना वो सैटेलाइट कैसे जाएगा, ऊपर जा नहीं सकता है, तो प्रक्षेपण यान। तो हम यहां पर पढ़ेंगे लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अच्छा, लॉन्च व्हीकल। अब ये प्रक्षेपण यान चला गया ऊपर लेकर। ठीक है, अब जब ऊपर लेकर चला गया तो वो क्या करेगा, किसी के या तो चारों तरफ चक्कर लगाएगा या उस प्लेनेट पे उतरेगा।
या एक चीज और यहां पर समझना है, एक चीज और है हमारे पास, जो दूसरी चीज की हम स्पेस में सबसे ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, एक तो हम कर रहे हैं स्टडी प्लैनेट की, एक तो हम कर रहे हैं सैटेलाइट की, प्लैनेट सैटेलाइट, और मार्स और जुपिटर के बीच में छोटी छोटी चीजें होती है, उसको क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड, या हम स्टेरॉइड की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो क्या है हमारे पास अभी जो हमारे पास अध्ययन की वस्तु है वो यही है, इन पे हमने देखा है, जहां पर जाकर हम स्टडी करें। बाकी हम स्टडी तो कई चीजों की कर रहे हैं, लेकिन ये मेन हमारे लिए बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें हमारे लिए जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे इंसान ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है हमारा ओरिजिनेशन कैसे हुआ, हमारी पृथ्वी कैसे बनी, तो मेन इंसान इसमें घुसा हुआ है। तो जैसे हमें किसी प्लैनेट की स्टडी करनी है तो हमने अर्थ के चारों तरफ घूमकर की स्टडी करी है, इसी तरह हमने कई सारे प्लैनेट की स्टडी करी है ना। हम सैटेलाइट की स्टडी करते हैं और हम एस्टेरॉइड की स्टडी करते हैं। तो स्टडी करने के लिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया, दो कंडीशन है, या तो उसके चारों तरफ घूमो, या फिर उस जगह पर उतर के स्टडी करो। ठीक है, तो अगर हम देशों की बात करें तो कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनके पास इन पर उतरने की, चलो इसको बाद में देख लेंगे, छोड़ देते हैं अभी, हम इसे अलग से कर लेंगे हम इसे। तो इन चीजों की हम यहां पर इसे रोकते हैं, इन चीजों की हम इसकी स्टडी यहां पर करेंगे। ठीक है, ओके। चलो, जिसमें आपने नाम सुना होगा इसरो, पहला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा इसरो। इसरो का नाम आपने जरूर सुना होगा, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो। इसरो इज द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया, फॉर्म्ड 15 अगस्त 1969 को। ये बना 1969, सिर्फ याद रखने की जरूरत है। हेडक्वार्टर इन बेंगलुरु। कई बार इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका काम क्या होता है, सिंपल है, समझने की जरूरत है। इट मैन्युफैक्चर सैटेलाइट्स, सैटेलाइट हमने पढ़ा सैटेलाइट क्या है, डेवलप लॉन्च व्हीकल्स, अभी हमने देखा लॉन्च व्हीकल क्या है, ये दो तरह के हमारे पास लॉन्च व्हीकल है जिनकी हम स्टडी करेंगे। एंड कंडक्ट स्पेस रिसर्च एक्टिविटी, स्पेस रिसर्च एक्टिविटी करता है, अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधान करता है। ठीक है, इसरो। इसरो ने जो हमारा पहला रॉकेट बनाया वो रॉकेट 1963 में बनाया था, जिसे उन्होंने थुम्बा में से लॉन्च किया था। ध्यान रखना है, स्पेस में जाने के लिए रॉकेट बहुत जरूरी है, बिना रॉकेट के आप स्पेस में जा ही नहीं सकते हो। तो फर्स्ट रॉकेट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम थुम्बा इन 1969, कैरिड ऑन अ बाइसिकल। ये फोटो भी मैंने डाला है यहाँ पर कि आप देखोगे इसे, कि जब इसरो पहला रॉकेट बनाया था तो उस समय हमारे पास रिसोर्स बहुत कम होते थे, संसाधन बहुत कम होते थे, तो हम उसे साइकिल और बैलगाड़ी पे लेके हम उसे जा रहे थे लॉन्च स्टेशन पे, है ना। तो ये हमारा पहला रॉकेट बना था। पिक्चर क्लैरिटी अच्छी नहीं है। तो इसरो का पहला रॉकेट साइकिल पर लाया गया था 1963 में, थुम्बा केरल में, भारत के पहले। उस रॉकेट को हमने नाम दिया था साउंडिंग रॉकेट। साइकिल पर और बैलगाड़ी से हमने उसे पहुंचाया था थुम्बा में। ठीक है, तो ये सब चीजें जरूरी नहीं है हमारे लिए, लेकिन कई बार इंटरेस्टिंग टॉपिक को बनाने के लिए हम इस तरह की चीजें पढ़ लेते हैं। तो पहला उसने रॉकेट बना लिया। रॉकेट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, धीरे धीरे आगे भी बनता रहा रॉकेट। उसके बाद इसरो ने रॉकेट के साथ साथ सैटेलाइट भी बनाया। तो उसने एक पहला सैटेलाइट अपना बनाया और जिसको उसने लॉन्च किया। तो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तो रॉकेट चाहिए, तो हमारे पास रॉकेट था नहीं। तो उस समय हमारा मित्र कौन था, रसिया, जिसे हम उस समय यूएसएसआर कहते थे, यूएसएसआर। तो उसकी हेल्प से हमने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया 1975 में, आर्यभट्ट, उसका नाम था आर्यभट्ट। हम कई बार इसे हम पढ़ चुके हैं। तो आर्यभट्ट हमने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, विच लॉन्च बाय द सोवियत स्पेस एजेंसी, सोवियत स्पेस एजेंसी, जिसका नाम था इंटरकॉस्मोस। इंटरकॉस्मोस की हेल्प से हमने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च कर लिया 1975 में। ठीक है, ओके। जब भी मैं इस चीज को देखता हूं तो मुझे अपना पहला प्री याद आता है, और इसी वजह से मेरा एग्जाम खराब हुआ था। चार इंफॉर्मेशन दे दी थी उसने, और उसने कहा था कि इसे एक क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। उसमें से एक ये था, एक था भारत का पहला परमाणु परीक्षण। इस तरह के 4 स्टेटमेंट थे, 4, और उनको एक क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था कि हुआ कब, है ना। ये चीजें मैं कभी याद नहीं कर पाता हूं, मेरे से याद होती नहीं है। और मेरी किस्मत खराब कि मुझे ये विश्वास था कि मैं याद कर सकता हूं, है ना। मुझे याद आ नहीं रहा था, लेकिन मुझे ये विश्वास था कि मैं याद कर सकता हूं, और इसी में मैं उलझा रहा और मेरे काफी समय इसमें चले गए। और बाद में जब आपका क्वेश्चन में बहुत समय चला जाए और फिर भी वो लगे कि वो सही हुआ है या नहीं, तो आपका प्रेशर बन जाता है आपके ऊपर, है ना। तो ये बहुत, तो इस तरह की चीजें मैं आप लोगों को भी सिखाता हूं, हमारे टीचर भी हमें सिखाते थे। एक क्वेश्चन अगर याद नहीं आ रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, उस पर रुकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी मैं इस टॉपिक को पढ़ता हूं तो मुझे ये चीज याद आती है, इसलिए इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आने वाले समय में आपसे 4 इंसिडेंट दे दें, जैसे फर्स्ट रॉकेट हमारा बनाया था वो, फर्स्ट सैटेलाइट, इस तरह के 4 इंसिडेंट दे दें और आपको अरेंज करना हो, याद नहीं हो, छोड़ के आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, है ना। तो चलो
ये हमारा फर्स्ट सैटेलाइट था जिसे हमने अभी अभी डिस्कस किया है, आर्यभट्ट। ठीक है, अब ये हमारा सैटेलाइट था। उसके बाद हमने एक दूसरा सैटेलाइट बनाया, रोहिणी। रोहिणी हमारा एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था। हम लगातार बनाते गए, सैटेलाइट बनाते गए, उसके बाद रोहिणी, और फिर हमने अपना एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाया, संचार उपग्रह बनाया, जिसका नाम था एप्पल। तो ध्यान रखना है, सैटेलाइट अलग अलग तरह के हो सकते हैं, उनसे हम क्या काम लेते हैं उनके आधार पर। ठीक है, कई तरह के सैटेलाइट हम आगे देखेंगे कि सैटेलाइट कई तरह के हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट हो सकते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो सकते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो सकते हैं, कई तरह के सैटेलाइट हो सकते हैं। तो ये रोहिणी एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था। हमने फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया एप्पल के नाम से। ये हमने, ध्यान रखना है, मैं इसे आगे बताऊंगा। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है वो एक खास जगह पर जाकर स्पेस में रखी जाती है ना। उस खास जगह को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक खास जगह पर स्पेस में रखा जाता है, उसका एक स्पेशल नाम होता है जिसे हम जाकर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने इसे बनाया था एप्पल को, और हमने किसकी हेल्प से लॉन्च किया था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हेल्प से लॉन्च किया था। और कहां से लॉन्च किया था? तो ये ध्यान रखना है, आप साउथ अमेरिका पढ़ते हो, वहां पर एक देश होता है फ्रेंच गुयाना। देश नहीं, छोटा सा एरिया है जिस पर फ्रांस का कंट्रोल है। फ्रांस उसको, या यूरोपियन यूनियन वहां से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करता है, तो उसी का नाम है कोरू फ्रेंच गुयाना। ठीक है, तो हमने अपना पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूरोपियन स्पेस एजेंसी की हेल्प से 1981 में कोरू फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया था। ठीक है, ओके। ये सारी कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है जिसके बारे में हमारे पास थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। पहला इसरो। इसरो के बारे में हमने देख लिया, कब स्टैब्लिश हुआ, कहां ऑफिस है, काम क्या करता है, वगैरह वगैरह। अब बहुत सारे काम है, सिर्फ इसरो ही सारे काम नहीं करता है, कई सारे और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो छोटे बड़े कई तरह के काम करते हैं, जिनमें से दूसरा है हमारा यू आर राव सैटेलाइट सेंटर। यू आर राव सैटेलाइट सेंटर, इसे हम पहले इसरो सैटेलाइट सेंटर भी कहते थे। पहले हम इसे कहते थे इसरो सैटेलाइट सेंटर, बाद में हमने इसे नाम चेंज कर दिया है, और 1918 में हमने इसका नाम चेंज करके, एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर उदुपी रामचंद्र राव, उदुपी रामचंद्र राव के नाम पर हमने इसे यू आर राव सैटेलाइट सेंटर कर दिया। ठीक है, पहले हम इसे क्या कहते थे? इसरो सैटेलाइट सेंटर कहते थे। अब हमने नाम डाल दिया यू आर राव सैटेलाइट सेंटर। कहां पर है, क्या काम करता है, कब स्टैब्लिश हुआ, यह जानना हमारे लिए जरूरी है। लोकेटेड इन विमानपुरा बेंगलुरु। विमानपुरा बेंगलुरु में लोकेटेड है। क्या काम है? डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग इंडियन सैटेलाइट्स। यह इंडियन सैटेलाइट्स बनाता है। इसरो का काम बहुत सारा है, उसी में से एक काम इसको मिला हुआ है बनाने का। डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग इंडियन सैटेलाइट, स्टैब्लिश्ड इन 1972। ठीक है, और यूएसआर जो यूआरएससी वर्क्स क्लोजली विद इसरो यूनिट्स लाइक एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड न्यू स्पेस। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और क्या काम करता है। बस हमें ये समझना है यू आर राव सैटेलाइट सेंटर जो है उसका काम क्या है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन है हमारे पास विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तीसरा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, लोकेटेड इन थुम्बा तिरुवनंतपुरम। यहीं से हमने पहला रॉकेट लॉन्च किया था। इसका मतलब ये रॉकेट की जगह होती है जहां से रॉकेट कुछ लॉन्च किया जाता है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज द लार्जेस्ट प्रीमियर रिसर्च सेंटर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड साउंडिंग रॉकेट। तो सैटेलाइट कौन बनाता है? यू आर राव। और सैटेलाइट को ले जाने वाला रॉकेट कौन बनाता है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, तो हमने यहां पर लॉन्च व्हीकल और रॉकेट बना लिया। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1962। यह 1962 में एस्टैब्लिश हुआ थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के नाम से। जब यह बना था तो हम उसका नाम रखा था हमने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, एंड वॉज लेटर नेम्ड इन ऑनर टू डॉक्टर विक्रम साराभाई। बाद में विक्रम साराभाई के नाम पे हमने उसका नाम बदल दिया, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हमने इसका नाम डाल दिया। ठीक है, विक्रम साराभाई द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता भी कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता। और इसने कई सारे रॉकेट बनाए हैं भारत के लिए, लॉन्च व्हीकल बनाए हैं, पीएसएलवी, जीएसएलवी, LVM-3, साउंडिंग रॉकेट एक्सेट्रा। इनके बारे में हम रॉकेट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये रॉकेट क्या क्या होते हैं, किस तरह के रॉकेट होते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या? रॉकेट। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थुम्बा तिरुवनंतपुरम कहां है? केरला में। यहां पर हमने बना लिया रॉकेट। ठीक है,
नेक्स्ट आ गया हमारे पास सतीश धवन स्पेस सेंटर। तीसरा है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास सतीश धवन स्पेस सेंटर। देखो क्या करते हैं हम यहाँ पर, कहां पर है, श्रीहरिकोटा। कहां पर है, आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश इज इंडियाज प्रीमियर स्पेसपोर्ट एंड प्राइमरी लॉन्च साइट फॉर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहीं से हम लॉन्च करते हैं, यही हमारा लॉन्च पैड है, ध्यान रखना है, लॉन्च पैड। सतीश धवन स्पेस सेंटर भारत का लॉन्च पैड है, जहां से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। Established in 1971 and named after Professor सतीश धवन in 2002। सतीश धवन के नाम पर हमने इसका नाम रखा है। It provides infrastructure for solid propellant production, rocket testing, satellite launching using PCR। ये सब काम वही है हमारे पास, सैटेलाइट को लॉन्च करना, टेस्टिंग करना, है ना, टेस्टिंग भी इसका काम होता है। ध्यान रखना है, सैटेलाइट की लॉन्चिंग और रॉकेट बनाता कौन है, ऊपर विक्रम साराभाई, रॉकेट UR राव सैटेलाइट बनाता है, UR राव सैटेलाइट बनाता है, विक्रम साराभाई रॉकेट बनाता है, लॉन्च व्हीकल बनाता है। और क्या इसका काम क्या है, लॉन्चिंग और टेस्टिंग, दोनों काम है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से हम लॉन्चिंग भी करते हैं और टेस्टिंग भी उसकी करते हैं। बना के उसने दिया तो टेस्ट करो सही है या नहीं है भाई, काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, तो ये काम हम करते हैं। ये कहां है भाई, श्रीहरिकोटा कहां है, ध्यान रखना है, सिचुएटेड ऑन द आइलैंड ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड बाय पुलिकट लेक। ये पुलिकट लेक के थोड़ा सा आगे है, ये एक आइलैंड है। श्रीहरिकोटा क्या है, एक आइलैंड है। ये क्यों आइलैंड पर क्यों बनाया गया है, इसलिए बनाया गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वहां से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जो बहुत गर्मी होती है उसकी वजह से, तो हम उसे अलग से किसी जगह पर, कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो हमने एक जगह पर बना दिया उसे, चल भाई मिसहैपनिंग होगी तो उसी जगह पर तो होगी, लोग तो मरेंगे नहीं, लोगों को नुकसान नहीं होगा कुछ, तो हमने एक पर्टिकुलर आइलैंड पर उसे बना लिया है। ये हमारा लॉन्च साइट है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे आगे बताऊंगा कि जो लॉन्च साइट होती है, वो लॉन्च साइट जो होती है, अगर वो लॉन्च साइट इक्वेटर के पास हो तो वो हमें एक्स्ट्रा हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, मैं इसे आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम इसे डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ये हमारा लॉन्च साइट जो है, ये एक समझ कहते हैं आइडियल लॉन्च साइट। इट्स proximity to the equator provides an additional velocity। इक्वेटर के पास अगर लॉन्च स्टेशन हो तो पृथ्वी के घूमने की वजह से उसे एक एडिशनल स्पीड मिल जाती है। इससे क्या होता है, जब एडिशनल स्पीड मिल जाएगी तो हमारा कम फ्यूल में काम चल जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। इक्वेटर के पास अगर लॉन्च क्यों है, हम आगे इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए एक आइडियल लॉन्च साइट है। अब हमने इसरो का, एक तो वो था हमारे पास, एक हमने दूसरा बनाया है लॉन्च साइट। इसरो इज बिल्डिंग इट्स सेकेंड स्पेसपोर्ट इन कुलाशेखरा पट्टिनम, थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। हमने एक दूसरा लॉन्च पैड भी बनाया है जो अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हुआ है, ये आगे होगा, अभी हमने इसे बनाया है, ठीक है। तो हमारा दो है, एक तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, और दूसरा हमारा कहां पर आ गया, कुलाशेखरा पट्टिनम, थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये दूसरा हमारा हो गया। नेक्स्ट और भी कई सारे काम होते हैं, जैसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। अब ये भी कुछ काम करता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर काम क्या करता है, फॉर्म्ड इन 25 अक्टूबर 1972, इट इज प्रीमियर रिसर्च सेंटर अंडर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डेडिकेटेड टू डिजाइनिंग स्पेस बोर्न इंस्ट्रूमेंट फॉर इसरो मिशन। इसरो के मिशन के लिए कुछ कई सारे छोटे छोटे और भी टूल्स की जरूरत होती है। वो छोटे छोटे जो सब्सिडियरी टूल्स होते हैं, वो सब्सिडियरी टूल्स कई सारे ऐसे होते हैं जो यहां पर बनाए जाते हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में, ठीक है, छोटे छोटे टूल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन है इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स। इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखना है, यहां पर प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स का मतलब हो जाएगा, कभी भी आ जाएगा आपका प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स, तो वहां पर क्या होगा, फ्यूल से रिलेटेड चीजें होंगी। देखो आप समझो इसे, है ना, अभी हम इसे देखेंगे तो समझ जाएंगे। फॉर्मरली LPSC, पहले इसका नाम क्या था, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, इसका नाम था पहले LPSC, लिक्विड प्रोपल्सन। प्रोपल्सन का मतलब, लिक्विड प्रोपल्सन का मतलब हो जाता है तरल ईंधन, समझ लो, यहां पर तरल ईंधन बनाया जाता है। तो क्या हो गया, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, जहां पर तरल ईंधन बनाए जाते हैं, वो हो गया हमारे पास। बाद में हमने नाम चेंज कर दिया, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स हमने इसका नाम रख दिया। कहां पर है ये ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी का। लोकेटेड इन महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। महेंद्रगिरी दो है, एक ओडिशा में भी है, तमिलनाडु में भी है। तो ये जो हमारा महेंद्रगिरी है, ये कहां पर है, तमिलनाडु में। इज इसरोज मेन टेस्ट फैसिलिटी, यहां पर हम क्या करते हैं, तरल ईंधन टेस्ट करते हैं।
बाद में पहले हम क्या करते थे, तरल ईंधन टेस्ट करते थे यहां पर, तो हमारा नाम था हमारा लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, लिक्विड प्रोपल्सन, तरल ईंधन। बाद में हमने क्या किया, यहां पर एक खास तरह का ईंधन भी टेस्ट किया जिसे हम कहते थे क्रायोजेनिक ईंधन। क्रायोजेनिक फ्यूल क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस किया, मैं आगे भी आपको बताऊंगा, इसलिए हमने इसका नाम चेंज कर दिया है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंबली, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ लिक्विड, क्रायोजेनिक एंड सेमी क्रायोजेनिक इंजन स्टेज, इंश्योरिंग द रिलायबिलिटी ऑफ रॉकेट फ्यूल सिस्टम। तो हम क्या करते हैं, तरल ईंधन और क्रायोजेनिक ईंधन से रिलेटेड यहां पर काम करते हैं। ठीक है, ओके। ध्यान रखना है, कभी भी यहां पर पूछा जाता है तो मेन काम क्या है, असेंबलिंग, एकीकरण और परीक्षण। ध्यान रखना है, यहां से परीक्षण किया जाता है, तेल डालकर उसका परीक्षण किया जाता है कैसे काम होता है। तब क्रायोजेनिक इंजन का हमने परीक्षण किया, कहां से किया, महेंद्रगिरी से किया। ठीक है, इंडिया जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी, इसरोज लॉन्च व्हीकल को हम टेस्ट करते हैं यहां से। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखो क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास। अब देखो जो सैटेलाइट ऊपर गया, वो सैटेलाइट वहां से क्या करेगा, आगे सर, ठीक है, सैटेलाइट वहां से क्या करेगा, डाटा भेजेगा। अब वो सैटेलाइट वहां से डाटा भेजता है तो हमें डाटा को कंट्रोल करना होता है। तो हम डाटा को कंट्रोल कहां पर करेंगे, कोई सेंटर हमें बनाना होगा, तो वो सेंटर हो गया हमारे पास इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। यहां पर क्या करते हैं हम, वहां से भेजे हुए डाटा पर वर्क करते हैं। तो इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ISTRAC, headquarter in Bengaluru, is responsible for providing integrated ground segment support for ISRO's satellite and launch mission. Network of ground station globally support, ये सब है हमारे पास जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। वहां से जो डाटा आता है उस डाटा पे हम वर्क करते हैं। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक, कोर फंक्शन प्रोवाइड ग्राउंड सेगमेंट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये सब हमने डिस्कस कर ही लिया है। देखो अब क्या होता है कि एक चीज समझो आप, जो वहां से डाटा आता है हमारे पास वो सीधा एक ही जगह नहीं आता है, वो डाटा प्रॉपर तरीके से आए इसलिए हमें कई सारे डाटा सेंटर बनाने होते हैं। तो भारत का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास कहां कहां सेंटर्स हैं जहां पर हम डाटा कलेक्ट करके एक जगह जमा करते हैं। तो ये क्या है, TTC ग्राउंड स्टेशन आर लोकेटेड इन बेंगलोर, लखनऊ, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, पोर्ट ब्लेयर, ब्रुनेई, बियाक एंड मॉरिशस। ये ध्यान रखना है कि वहां से जो डाटा कलेक्ट होगा वो एक ही सेंटर में कलेक्ट नहीं होगा, उसे हमें अलग अलग जगह से कलेक्ट करना पड़ता है। तो हमने ये डाटा कलेक्शन सेंटर्स बना रखे हैं। ठीक है, बेंगलोर, लखनऊ, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, पोर्ट ब्लेयर, ब्रुनेई, बियाक एंड मॉरिशस। क्या करता है, ये सारे डाटा को मैनेज करता है। ठीक है, established in 1976 and also provide TTC support for other space agencies, और भी स्पेस एजेंसीज को ये सपोर्ट करता है डाटा का।